एक आम इंसान को बेहतर इंसान बनाती है शिक्षा। एक बेरोज़गार को रोज़गार दिलाती है शिक्षा। और सोचिए, जब अगर शिक्षा से जुड़ा व्यक्ति राजनीति में प्रवेश करे तो क्या परिदृश्य हमें देखने को मिलेगा। तो आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ इस मंच को साझा कर रहे हैं श्री बीपी चंसोरिया जी, और शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ एक कामयाब व्यक्तित्व है। तो सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो हम सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे आपके बारे में, क्योंकि हम सब तो जानते हैं कि आप एक शिक्षक हैं। शिक्षक के रूप में आपने बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाया है छतरपुर ज़िले के लिए और आसपास क्षेत्र के लिए। तो क्या कुछ आप अपने बारे में बताना चाहेंगे हमारी आवाम को? देखिए, 30 जून 1986 को मैंने यहाँ पर व्याख्याता के पद पर ज्वाइनिंग दी थी। 37 वर्ष के कार्यकाल में मैं एक ही विद्यालय में रहा जी। और मैंने हर क्षेत्र में शिक्षा, विद्यालय के हित में, छात्र के हित में, अभिभावकों के हित में ऐसा बच्चों को पढ़ाया है, ऐसी शिक्षा दी है कि आज वो अपने अपने घरों में एक चिराग के रूप में काम कर रहे हैं। और जिसको भी मैंने पढ़ाया है, जिस बच्चे को, आज भी मुझे बहुत श्रद्धा, विश्वास और आदर माने आचरण के आधार पर देखता है और मेरे आचरण को अपने उसमें दैनिक जीवन में पालन भी करता है। मैंने पूरी ज़िंदगी में किसी प्रकार का कोई अमल नहीं किया, यहाँ तक कि कभी 5 सुपारी गुटखा भी नहीं खाया है। और सदैव अपना धार्मिक कार्य करते हुए, और जो धार्मिक आज संस्कार और संस्कृति है उसके अनुरूप, सनातन धर्म के अनुरूप मैंने हमेशा बच्चों को शिक्षा दी है और बच्चे उससे मेरे प्रभावित हैं। उसी के आधार पर आपने देखा कि 37 वर्ष में मेरे ऊपर किसी प्रकार का कोई ना विभाग के द्वारा और न ही अन्य समाज के द्वारा दाग लगाया गया है कि जिससे जनता को ये लगे कि इनके द्वारा जी कृत्य ऐसा किया गया है जो निंदनीय है। हमेशा लोग बड़े प्रशंसनीय बात करते हैं, श्रद्धाभाव से देखते हैं। इसी प्रकार आपने देखा कि मैंने नरसिंह धाम मंदिर छतरपुर में 2002 में हनुमान जी की प्रतिष्ठा कराई थी, 2014 में राम मंदिर की प्रतिष्ठा कराई, और अभी 30 मई 2023 को मैंने जो प्रेम प्रतीक मंदिर की प्रतिष्ठा कराई। तो प्रेम प्रतीक मंदिर की तो आपको छवि आपने देखी ही है, और उसके तो उतना विस्तृत प्रचार प्रसार हुआ मंदिर का कि जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और लोगों ने इतना उसको पसंद किया है। उस मंदिर के जो डिज़ाइन है, मंदिर का जो आभा है, मंदिर के अंदर जो हमारे राधा कृष्ण और ललिता विशाखा के साथ आपका विग्रह है, गणेश जी का विग्रह है, भगवान परशुराम जी का विग्रह है, तो वो इतना अच्छा सुंदर बन गया है कि यहाँ पर लोग रात के 8 बजे आरती के समय एक बड़े समूह के रूप में उपस्थित होने लगे हैं। छतरपुर में कभी कोई रिश्तेदार आता है किसी के यहाँ तो मंदिर देखने जरूर आ रहा है। इस प्रकार से मैंने शिक्षकों, बच्चों को भी ऐसी शिक्षा दी है कि बहुत से कर्मचारी मास्टर मेरे पढ़ाए हुए हैं, पुलिस की भर्ती में भी हैं, और यहाँ तक कि CSP और SP तक भी पहुँच गए हैं। IAS भी 1-2 लड़के बन गए हैं, तिवारी लड़का जैसे IAS बन गया है। इसी प्रकार बहुत से MBBS डॉक्टर हैं। तो इस प्रकार मैंने हर क्षेत्र में बच्चों को, कितने इंजीनियरों की तो कोई गिनती ही नहीं है कि छतरपुर में कितने इंजीनियर बन गए हैं, स्वयं मुझे पता नहीं है। तो सब मुझे तो विश्वास है कि अगर मैंने उनको कुछ दिया है तो बदले में पहली बार मैंने उनसे मतदान मांगा है, तो मुझे विश्वास ही उनको देना चाहिए। बिल्कुल। कहीं ना कहीं आपके जो संस्कार हैं, आपका जो व्यवहार है, वो आपको उन्नति पर ले जाता है। और आपके अंदर जो शिक्षा का संस्कार है, जो लगातार मानव सेवा का जो धर्म है, इसके पीछे परिवार का एक बहुत बड़ा हाथ होता है। तो आपके पारिवारिक जीवन के बारे में भी हम जानना चाहेंगे। जो संस्कार रूपी बीज आपके अंदर रोपित है, जो आपकी सरल भाषा से, सरल व्यक्तित्व से देखने को मिलता है, उस बारे में कुछ आप बताना चाहें? हाँ, देखिए, मुझे मेरे परिवार का सदैव पूरा सहयोग रहा है और उन्होंने मेरे ऊपर आँख मीच के विश्वास किया है कि जो पापा जी कह रहे हैं, या हमारी धर्मपत्नी का भी पूरा सहयोग रहा है। कभी उन्होंने इस बात पे ये नहीं किया कि आप यहाँ पर ये गलत कर रहे हैं और ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए। तो उन्होंने मेरे, चूँकि मैंने ऐसा प्रकार के जो धार्मिक संस्कार हैं, संस्कृति है, उसी का रूप हमेशा काम किया है, घर में भी, परिवार में भी, और बच्चों को संस्कार दिए हैं। आज वही परिणाम है कि सभी बच्चे बड़े खुश हैं। अच्छे अच्छे घरों में बच्चों की शादियाँ हो गई, बच्चा भी खुश है और पूरा परिवार हमारा बड़ा खुश है। भाइयों को भी पढ़ाया, हाई कोर्ट में जब वकील हैं, एक लॉ ऑफिसर है, एक हमारे बढ़िया व्यवसाय कर रहा है। तो इस प्रकार से मैंने अपने परिवार को पूरा एक सूत्र में बांध करके पूरा काम किया है। जी।
आज के इस चुनावी दौर में जहां बड़ी बड़ी दिग्गज पार्टियां हैं और कई सालों से अपने आप को काबिज़ किए हुए हैं, तो आप अपने कार्य क्षमता के अनुसार क्या देख पा रहे हैं? क्या आपको भविष्य दिख रहा है? कितना आपको संघर्ष दिख रहा है? क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? हाँ, देखिए ऐसा है कि पार्टियां वास्तव में, एक कांग्रेस पार्टी है, एक बीजेपी पार्टी, दोनों राष्ट्रीय पार्टियां हैं और दोनों के जो आपके प्रत्याशी हैं, एक पूर्व मंत्री हैं, एक पूर्व विधायक हैं, एक बहुत बड़े व्यवसायी भी हैं, पैसे की उनके पास कमी नहीं है। मैं तो जो चुनाव अपना लड़ रहा हूँ, जो मुझे जीपीएफ का पैसा मिला और जो मैंने अपना बचत की थोड़ी बहुत, उसके आधार पर चुनाव लड़ रहा हूँ। लेकिन मुझे आज 12 दिन हुए मात्र प्रचार करते हुए, 12 दिन में मैं इनके पैरेलल आ गया हूँ। क्योंकि जनता दिखावे को थोड़ी देर के लिए पसंद करती है, कि लंबे समय के लिए पसंद नहीं करती है। और उनको मालूम है कि भाई एक योग्य प्रत्याशी है, पीएचडी भी है, डॉक्टरेट की डिग्री है, 2 विषयों से एमएससी एमए भी किया है और बच्चों को जो संस्कार दिए हैं, तो उनके परिवार में आज उनको दिखाई दे रहा है कि सर का पढ़ाया हुआ स्टूडेंट है। और जब मुझे बच्चे मिलते हैं तो बड़ा आत्मभाव से मिलते हैं, सम्मान के साथ मिलते हैं। मुझे कभी ये फील नहीं होता है कि इस बच्चे को मैंने पढ़ाया और ये बच्चा आज मुझे विपरीत मुझे मेरे बारे में कुछ सोच रहा है। अब रहेगी बात इन लोगों की, तो भाई जो जन्म से भी हम ब्राह्मण हैं, कर्म से भी ब्राह्मण हैं। माने जन्म से होता है, एक माता पिता के द्वारा जन्म दिया जाता है। कर्म में चंदन लगाना, तुलसी की माला पहनना, कंधे में जनेऊ होना, चोटी का रखना, गायत्री का जाप करना, धार्मिक कार्यों को करना, ये कर्म से ब्राह्मण कहलाते हैं। अब उसमें लोगों को तुलना करना है कि हमें कि जन्म वाला ब्राह्मण चाहिए कि कर्म वाला चाहिए कि दोनों वाला चाहिए, और सभी के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। वो बड़े बड़े लोग हैं, उनकी क्या छवि है, हमारी क्या छवि है, जो तो हमारे मतदान के बाद ही समझ में आएगा कि लोगों ने छवि को पसंद किया कि बाहुबली को पसंद किया। लेकिन बाहुबली जनता होती है, ना कभी कोई प्रत्याशी बाहुबली होता है और ना कोई कार्यकर्ता होता है। जो समाज के छात्र होते हैं, समाज का नवयुवक होता है, तो वो बाहुबली होता है। वो जिसको चाहेगा उसको चुनाव में निकाल देगा और जिसको नहीं चाहेगा उसको घर बैठा देगा। हर प्रत्याशी अपने एक एजेंडे को लेकर चुनावी मैदान में उतरता है। कुछ ना कुछ अपने व्यक्तित्व के हिसाब से, अपनी कार्यक्षमता के हिसाब से वो आकलन करता है कि क्या कुछ शहर को बेहतर दे सकता है। आपने क्या कुछ विशेष मुख्य पैमाने बनाए हैं छतरपुर शहर को देने के लिए? कैसा देखना चाहते हैं आप हमारा शहर? देखिए, हमारे शहर में आज के पहले बहुत कुछ ऐसी अमानतें थी, जैसे हमारा एनटीपीसी चला गया, जिसमें 7,000 एकड़ ज़मीन अधिग्रहित की गई, 3,000 करोड़ रुपए आपका मुआवजा दिया गया, 300 करोड़ में बाउंड्री वाल डेवलप किया गया। इसी प्रकार हमारे इंटरनेशनल हवाई अड्डा चला गया। विश्वविद्यालय 11 वर्ष से अधर में लटका है। महाराजा कॉलेज का अस्तित्व खत्म कर दिया गया। हमारी आकाशवाणी चली गई, हमारा नर्सेज सेंटर चला गया, हमारे महिला बाल विकास का जो ट्रेनिंग सेंटर था वो चला गया, हमारे जो आपका रैन बसेरा था बस स्टैंड में, उसका अस्तित्व खत्म हो गया मात्र 2 लोगों की ईगो की लड़ाई में। इसी प्रकार हमारा जो ओवरब्रिज आया था, जहाँ 700 करोड़ रुपये आया था उसके बनने के लिए, तो ओवरब्रिज का काम कुछ चंद लोगों की अनुरोध पर या चंद लोगों की ज़मीन जा रही थी, उसके कारण उसको अधर में लटका दिया गया है। तो इस प्रकार से हमारा जो सबसे पहला उद्देश्य है कि जो विरासतें हमारी चली गई हैं वो विरासतें हमारी छतरपुर में आ जाए। क्योंकि जब एक विरासत जाती है तो उसके साथ विरासत भर नहीं जाती है, हज़ारों रुपए का, करोड़ों रुपए का व्यवसाय भी चला जाता है। अगर कोई एक हमारी बड़ी योजना आती है तो करोड़ों रुपए का व्यवसाय भी आ जाता है। विद्यालयों की स्थिति है, शिक्षा में मैंने देखी कि जिस प्रकार से जिस विद्यालय में मैं रहा उसकी आज आप आभा मंडल या उसकी व्यवस्थित तब तक ऐसे पानी, लाइट, बिजली, स्वास्थ्य सब हम लोगों ने मेहनत के साथ किया है। आज उसमें बच्चे पसंद करते हैं प्रवेश लेना। इसी प्रकार विद्यालयों को बनाना, छात्र और शिक्षक के बीच का जो अनुपात होता है नियमानुसार, उसकी उन्होंने आज तक पूर्ति नहीं कर पाई। और जैसे हमारे यहाँ पर मैंने कई बार इसके पूर्व भी पूर्व मंत्री से भी कहा था, विधायक से भी कहा था कि 2 हाई स्कूलों को उन्नयन करा दो, 1-2 हायर सेकेंडरी स्कूल बढ़ा दीजिएगा, तो कम से कम जो एक बहुत ज़्यादा घनत्व तो है एक विद्यालय में कि एक कमरे में 100-100, 100-100 बच्चे और बच्चियाँ बैठी हुई हैं, पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती है, तो कम से कम बच्चों को प्रवेश देने में हमको सुविधा नहीं होगी और बच्चों को पढ़ने में सुविधा नहीं होगी। क्योंकि एक विद्यालय की, किसी भी विद्यालय की कैपेसिटी होती है और हर शासकीय विद्यालय में कैपेसिटी से कहीं दुगने बच्चे हैं। उसका कारण यह है कि शासकीय विद्यालय में फीस नहीं लगती है, फिर बच्चों को मजबूरी में प्राइवेट विद्यालय में जाना पड़ता है, जो उनकी आर्थिक स्थिति के अनुरूप नहीं होते, लेकिन फिर भी माँ बाप अपनी सब कटौती करके उसको बच्चे को व्यवस्थित करते हैं। स्वास्थ्य में आप देखते हैं कि केवल मुझे शहर में विगत 20 सालों में केवल अस्पताल की एक बिल्डिंग दिखाई देती है जो जिन्होंने काम किया है, लेकिन उस बिल्डिंग में आपने देखा होगा कि न तो पर्याप्त डॉक्टर है,
कुछ मशीनें भी सुनी की आई, लेकिन मशीनों के ऑपरेटर आज तक नहीं आए। आप देख रहे हैं कि वहाँ पर कितनी गंदगी रहती है, और जो स्ट्रेचर बहुत सबसे सस्ती राशि है और सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। अगर कोई बस का एक्सीडेंट हो गया, 50 लोग घायल हो गए, तो वहाँ पर स्ट्रेचर नहीं मिलते हैं। उसके लिए भी मैंने निवेदन किया जनप्रतिनिधियों से कि भैया कम से कम 50 स्ट्रेचर दे दीजिए आप विधायक जी से। तो जवाब था कि आप दे दो। तो मैंने कहा ठीक है, मैं दे दूँ, वो बात अलग है, लेकिन ये दायित्व तो आपका है, तो उनकी पूर्ति कराना। पैसे शिक्षा का जो स्तर गिर रहा है, स्वास्थ्य संबंध में है, और बाकी आपने सड़कें देखी कि डाक खाने चौराहे से लगा के बस स्टैंड तक साल में 2 बार बनती हैं और दोनों बार गड्ढे हो जाते हैं। डिवाइडर की पोजीशन सबके सामने है, जो सड़क के बीचों बीच पेड़ लगे हैं और पोल लगे हैं बिजली के, उनको आज तक कोई भी जनप्रतिनिधि ने प्राथमिकता के तौर पर मध्य में भाग में शिफ्ट नहीं करा पाए हैं। तो ये बातें जो मेरे लिए ज़रूरी हैं। लोग अतिक्रमण करते हैं, आप तत्काल हटा देते हैं, हटाने के बाद फिर लोग अतिक्रमण कर लेते हैं। अगर जहाँ का अतिक्रमण आप हटाते हैं तो वहाँ तत्काल सौंदर्यीकरण कर दीजिए। जैसे पन्ना में है, टीकमगढ़ में है, दमोह में है, तो उन्होंने हटाया तो प्रशासन से मिलकर तत्काल वहाँ पर जो भी जिस उद्देश्य को लेकर हटाया गया उस उद्देश्य की पूर्ति करा दी जाती है। छतरपुर में क्या है कि 2 दिन जेसीबी चली, अतिक्रमण हटाया गया, गरीब लोगों की झोपड़ियाँ उजाड़ी, न उनको कहीं शिफ्ट किया जाता है, न उस ज़मीन को कभी कभी व्यवस्थित किया जाता है। तालाबों में बिल्डिंगें गिरा दी जाती हैं, कोई व्यवस्थित नहीं किया जाता है। एक तरफ तालाब के बंधान में किसी का मकान बना है तो आपने गिरा दिया, और मध्य भाग में बना है तो उसके ऊपर कोई भी आप कार्रवाई नहीं करते हैं। तो इस प्रकार की कार्रवाइयों को रोकना और जो जायज़ है उनको करवाना, ये मेरी प्राथमिकता होगी। जी डॉक्टर साहब, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लग रहा है, और आपने जो मूलभूत समस्याओं को हमारे सामने रखा है, ये बहुत ही मद्देनज़र रखने की बात है, क्योंकि जनता इन्हीं से रोज़ दो चार होती है। अगला सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो आपके आला कमान है वो आपको कहाँ तक सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये जो चुनाव है ये कहीं ना कहीं केंद्र तक को प्रभावित करेगा, तो आपके क्या कुछ मार्गदर्शन मिल रहे हैं ऊपर? देखिए, हमारा जो आला कमान है, चूँकि मैं 30 जून 2023 को ही रिटायर हुआ, तो आला कमान के सभी लोगों से तो मेरा कोई अभी खास मुलाकात भी नहीं है, लेकिन जो राष्ट्रीय सिंह जो है अखिलेश जी, उनसे मेरी मुलाकात हुई और वो मेरी सब बातों पर प्रभावित हुए और उन्होंने तब मुझे टिकट दिया। क्योंकि मेरा टिकट ना मिले इसके लिए बहुत लोगों ने एड़ी चोटी का पसीना लगा दिया, क्योंकि उनको जो शंका थी कि ब्राह्मण है चूँकि और पार्टी यादव है, तो कहीं यादव का भी वोट कटेगा और ब्राह्मणों का भी वोट कटेगा, तो दोनों का कटने के बाद ये कहीं प्लस में ना हो जाए। इस प्रकार से दोनों ने पर्याप्त प्रयास किए कि चंदसौरिया जी के अलावा कोई भी आ जाए, लेकिन वो चूँकि उससे प्रभावित हो गए थे, उन्होंने मुझे टिकट दिया। कल ही मैंने बात की, अभी तक मुझको कोई सहयोग राशि नहीं मिली हुई है। मैंने कहा, कल बोले कहा कोई जनता कैसी स्थिति चल रही है, मैंने कहा ठीक ठाक चल रही है, आपकी जो मर्जी हो तो आप कर दीजिएगा। मैंने उनसे कोई आर्थिक सहयोग मांगा है, पार्टी को जो दायित्व होगा वो देंगे, नहीं देंगे तो जो मुझे रिटायरमेंट का पैसा मिला हुआ है उस पर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, और इतना पैसा मिल गया है कि जो उनकी लिमिट होती है निर्वाचन की 40 लाख तक की, उतना मेरे पास पैसा उपलब्ध है, उस पर मैं चुनाव लड़ लूँगा। जी, चलते चलते आप हमारी आवाम से कुछ कहना चाहें, कुछ अपनी बात रखना चाहें, कोई संदेश उन तक देना चाहें? हाँ, देखिए, मेरा यही संदेश है कि वास्तव में जो बच्चों लोगों को जो मतदाता है उनको जागरूक करिए कि अपना, चूँकि आपका जो अमूल्य मत है वो बहुत कीमती होता है, और उस अमूल्य मत को 60 रुपए की घड़ी, 100 रुपए की साड़ी और एक टाइम के भोजन में या एक पौआ दारू में इस प्रकार से अपना मत का दुरुपयोग न करें। वास्तव में उसको, मैं जो पत्र मैंने एक बनाया है, लोगों को पत्र पहुंचा रहा हूं मैं घर घर, कि उसको पढ़िए और चिंतन करिए कि अगर योग्य व्यक्ति, हम कहते हैं घर में अगर योग्य व्यक्ति एक आ जाता है तो घर का विकास हो जाता है, क्षेत्र में एक योग्य व्यक्ति आ जाता है तो क्षेत्र का विकास हो जाता है, और बाकी लोग आप जो देखते हैं कि जो जनप्रतिनिधि बन जाते हैं उन्हें तो सबसे पहले बालू का सिंडिकेट और दारू का सिंडिकेट नज़र आता है। तो कम से कम ऐसे सिंडिकेट के लोगों से बचें। और जो हमारे शहर में एक बहुत महत्वपूर्ण बात और है कि किसानों के साथ बहुत बड़ा छलावा हो रहा है। एक लोहानी गांव है बड़े मल्हारा के आगे, वहाँ से मिट्टी की खाद बनाई जाती है, नकली खाद, जो बंडा के पास बनती है। उस खाद का नाम है DAP इफ़को अन्नदाता, जिसमें जो DAP इफ़को आती है वो ओरिजिनल खाद आती है और अन्नदाता खाद बिल्कुल नकली खाद होती है। तो यहाँ सभी लोगों की मिली भगत से
किसानों को अगर 1 लाख टन यूरिया की आवश्यकता है, खाद की आवश्यकता है, तो मात्र 20,000 टन मंगाई जाती है। और 80,000 टन खाद अभी जो बुवाई का सीजन आएगा, किसानों को तो उतना ज्ञान होता नहीं है, तो उनको नकली खाद दी जाती है, जिससे जो खाद माने फसल को पूरी तरह से और ज़मीन को बंजर करती है और फसल को नुकसान करती है। इस प्रकार के बड़े बड़े छलावा यहाँ पर हो रहे हैं। इन छलावों से बचें और जो सस्ती लोकप्रियता है इससे दूर रहें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बात करने के लिए। और आपने जो महत्वपूर्ण बिंदु रखे हैं, निश्चित तौर पर जनता आपको इसका आशीर्वाद देगी, यही हमारी कामना है। थैंक यू।